बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज यानी उसका सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग बेटा इंपॉर्टेंस तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल्स यानी कि हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फादर, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल का जो बेटा फादर है, जिन्होंने इन्वेंट किया था, बताया था 14 प्रिंसिपल को कि इसको, इस स्ट्रैटेजी को अगर कोई भी मैनेजर अप्लाई करता है अपनी कंपनी में तो उसका कंपनी बहुत अच्छा रन करेगा, ये 14 प्रिंसिपल को। तो जरा 14 प्रिंसिपल के जो फादर है हेनरी फ्यूल्स, ठीक है, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड पता करते हैं। ठीक है बेटा, तो जरा देखिए बेटा, बैकग्राउंड में ये है, हिस्ट्री और बैकग्राउंड में, कि हेनरी फ्यूल्स का जन्म कब हुआ था। हेनरी फ्यूल्स का बेटा आयुष जन्म हुआ था 1841 में। कब हुआ था प्रिया? 1841 में बेटा उनका जन्म हुआ था। कहां पर? टर्की में बेटा उनका जन्म हुआ था 1841 में। फिर डिग्री, उन्होंने डिग्री कब हासिल किया बेटा? इन माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री उनको मिला, वो भी 1860 में। और जिस समय बेटा उनको डिग्री मिला उसी समय इमीडिएट बेटा उन्होंने ज्वाइन किया। क्या किया बेटा? ज्वाइन किया, स्टार्टिंग वर्किंग एज ए इंजीनियर इन द कोल माइनिंग कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? वही सेम डेट में जिस समय उन्होंने डिग्री हासिल किया उसी डेट के दिन उन्होंने कोल माइनिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने 1841 यानी 1841 में बेटा वो टर्की में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1860 में उन्होंने डिग्री हासिल किया माइनिंग इंजीनियरिंग का, इंजीनियर का डिग्री मिला। और जिस समय उनको डिग्री मिला उसी समय उन्होंने कोल माइनिंग कंपनी ज्वाइन किया। यहां तक समझ में आ गया ना? फिर आगे प्रोमोटेड में देखिए क्या है, जब याद रखिएगा प्रोमोटेड में एक चीज याद रखिएगा, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई थी, दिवालिया हो चुकी थी, पैसा एकदम खत्म होने वाला था, एकदम खत्म हो ही चुका था बेटा, उस सिचुएशन में, उस समय जो हमारे हेनरी फ्यूल्स हैं उस समय उनको प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था, यानी एमडी बना दिया गया था। जब हमारा कंपनी क्या था? इंसॉल्वेंट था। जरा देखिए, एज द मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888, कब बेटा? 1888 में उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। एट दैट टाइम द कंपनी वाज इंसॉल्वेंट, उस समय कंपनी बेटा दिवालिया हो चुकी थी। उस सिचुएशन में हमारे कंपनी उसको क्या बना दी? उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दी। क्लियर? प्रमोट कर दी उनको। उसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा, सक्सीड, उसके बाद ये हुआ, ये अगला पॉइंट बेटा बता रहा है, सक्सीड यानी हमारी कंपनी सक्सेस हो गई, यानी उनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा हो गया, मार्केट बूम कर गया उनका। कैसे हुआ जरा देखिए, ही अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक, उन्होंने अपना कुछ मैनेजरियल टेक्निक अप्लाई किया, जिनका अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है 14 प्रिंसिपल। उन्होंने मैनेजरियल टेक्निक अप्लाई किया एंड आफ्टर दैट ही सक्सीड, उसके बाद उनकी कंपनी सक्सीड हो गई यानी सक्सेस हो गई। यानी इन्होंने क्या अप्लाई किया था मैनेजरियल टेक्निक में? 14 प्रिंसिपल, जिसका इन्वेंशन वो खुद किए थे 14 प्रिंसिपल का, कि ये स्ट्रैटेजी, ये टेक्निक अगर अपने कंपनी में अप्लाई करेंगे, कोई भी करेगा तो कंपनी ग्रोथ में जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। तो वही चीज़, उनका कंपनी सक्सेस हो गया। अब उसके बाद आगे बता रहा कि ही रिटायर्ड, जब वो रिटायर हुए आफ्टर 30 ईयर्स, जब 30 साल बाद वो रिटायर हुए कंपनी से, वॉज लीडिंग कोल स्टील कंपनी। उस सिचुएशन में कंपनी क्या बन चुकी थी बेटा? लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन चुकी थी, मार्केट में सबसे ब्रांडेड कंपनी वो बन चुकी थी 30 साल के बाद, सिर्फ और सिर्फ उनके मैनेजरियल टेक्निक के वजह से। समझ में आ गया? ठीक, विद द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। बस अब आपको ये याद रखना है बेटा इसका डेट, यानी हमारे जो हेनरी फ्यूल्स है उनका जन्म कब हुआ था? 1841 में। कहां हुआ था? टर्की में। ठीक है, उन्होंने डिग्री कब हासिल किया? 1860 में। और उसी समय उन्होंने स्टार्ट काम करना, मतलब उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी ज्वाइन कर लिया। कौन सी कंपनी? कोल माइनिंग कंपनी। क्लियर? उसके बाद जब उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, कब बनाया गया? 1888 में जब उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, उस सिचुएशन में, उस समय कंपनी की हालत क्या थी? दिवालिया हो चुकी थी। क्लियर? लेकिन उन्होंने तब भी फेस किया, उस प्रॉब्लम्स को देखा और फिर उन्होंने क्या अप्लाई किया? अपना मैनेजरियल टेक्निक। जब मैनेजरियल टेक्निक अप्लाई किया तो टेक्निक अप्लाई करने के बाद कंपनी क्या हो गई? सक्सीड हो गई। यानी यहीं तक डेट था बेटा, बाकी आगे बता रहा वही नॉर्मल कि सक्सीड हो गई। आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद कंपनी क्या बन चुकी थी? कंपनी बन चुकी थी। ठीक है, विद द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो ये था बेटा 14 प्रिंसिपल यानी हेनरी फ्यूल्स का बैकग्राउंड है, हिस्ट्री। क्लियर? और एक चीज बेटा याद रखिएगा, हमारे जो हेनरी फ्यूल्स है वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या है बेटा? फादर। इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने ही लाया था
14 प्रिंसिपल को, इसलिए इनको ही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये 12th के बाद भी आप जब BBA MBA जब भी कुछ भी करोगे तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट का कोर्स करोगे ये 14 प्रिंसिपल जरूर आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट के लिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग 14 प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्यूल्स का, ठीक है। तो हमारे हेनरी फ्यूल्स यानी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल बेटा? 14 प्रिंसिपल बेटा हम लोग पढ़ते हैं। 14 प्रिंसिपल के बेटा हमने कोड बनाया जिससे आपको याद रहेगा। देखिए प्रिया, हमने कोड बनाया है दादू इज सो सिक्योर। दादू जो है हमारे वो क्या है? सिक्योर है अपने लाइफ में। तो दादू इज सो सिक्योर। देखिए बेटा दादू, डी से क्या है? सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहला लेटर मान्या, डी से क्या है आपका? डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब बेटा ये होता है कि काम को बांट देना। हेनरी फ्यूल्स कहते हैं कि ये प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, कौन सा प्रिंसिपल? डिवीजन ऑफ वर्क। अगर डिवीजन ऑफ वर्क कंपनी में अप्लाई करोगे तो इससे क्या होगा बेटा? आपका काम जल्दी हो जाएगा और अच्छे तरीके से होगा। इससे दो फायदे होंगे। पहला चीज ये कि काम बांटोगे तो काम अच्छे से होगा। दूसरा ये कि जो एम्प्लॉय को जो काम दोगे वो उस काम में स्पेशलिस्ट बन जाएगा, समझे? उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा। तो स्पेशलाइजेशन आएगा तो वो और अच्छा करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा, अगर एक ही टीचर को बोला जाए कि साइंस भी पढ़ाओ, बायो भी पढ़ाओ, कॉमर्स भी पढ़ाओ, तो क्या ये सही है? पढ़ा लेगा लेकिन वो अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा, यानी रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट क्या करना चाहिए बेटा? हमें क्या करना है? स्ट्रीम बांट देना चाहिए कि साइंस का अलग, मतलब मैथ्स का अलग, बायो का अलग और कॉमर्स का अलग, सबके अलग अलग टीचर। अब जब टीचर सब बेटा अलग अलग सब्जेक्ट अपना पर्सनल पढ़ाएंगे तो उसमें क्या आएगा? पहला तो काम अच्छा आएगा, यानी रिजल्ट अच्छा सब देंगे। दूसरा, वो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। क्लियर? तो डिवीजन ऑफ वर्क का ये काम है। तो जरा देखिए बेटा डिवीजन ऑफ वर्क में क्या लिखा है? डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट। सब अलग अलग यूनिट में हम डिवाइड करते हैं। मतलब ये कि एक कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट्स बांट दो और कई डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को उसमें रख दो। समझ गए? जैसे कोई भी एम्प्लॉय को हायर करो तो उसकी क्वालिफिकेशन देखो कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, किस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर सकता है, उसकी स्किल किस डिपार्टमेंट से रिलेट अच्छा कर रहा है, तो उसको उस डिपार्टमेंट में भेज दो। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादा उसका दिख रहा है एक्सपीरियंस, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दो। फाइनेंस से भेजेंगे, अगर फाइनेंस में उसको भेजेंगे तो क्या वो अच्छा करेगा? नहीं करेगा। तो डिवीजन वर्क में ये करो बेटा। तो ये कर रहा है कि हम लोग क्या करते हैं बेटा? वर्क को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिवाइड पार्ट्स में, जिससे काम जल्दी हो सके। और क्या बता रहा है? क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, जो हमने अभी आपको बताया। जब आप काम बांटोगे तो डिपार्टमेंट बटेगा ना, मतलब डिपार्टमेंट बन के आएगा सामने आपके, प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR, मार्केट डिपार्टमेंट। क्लियर? एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हम जो काम बांट करके जिस भी एम्प्लॉय को हम वो काम देंगे, तो ऐसा नहीं है कि एरो एरो किसी को भी हम काम दे देंगे, नहीं, उसकी कैपेबिलिटी और उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर वो काम उसको दिया जाएगा। क्लियर हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम को बांटा जाता है और बांट करके एम्प्लॉय को हम अलॉट करते हैं उसके क्वालिफिकेशन के आधार पे और कैपेबिलिटी के आधार पे। क्लियर हो गया बेटा डिवीजन ऑफ वर्क? डी हो गया। ए से क्या होता है बेटा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। मेरे पास अधिकार है कुछ भी करने का, दैट इज आई हैव अथॉरिटी, यानी कि मेरे पास क्या है? पावर है, अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। हम कुछ भी कर सकते हैं अगर मेरे पास अथॉरिटी होगा। क्लियर हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बेटा? टू कंप्लीट अ गिवन टास्क ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी, काम को करने के लिए जो मुझे ड्यूटी दिया जाता है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा ड्यूटी है कि मुझे वो काम करना है टाइम पे, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि मेरे पास अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मेरे पास ड्यूटी है। अब यहां पर हेनरी फ्यूल्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर क्या बोलना चाह रहे हैं? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल रहना चाहिए। इक्वल रहनी चाहिए मतलब कि देखिए यहां पर क्या लिखा था, देखिए मैच, पैरिटी, इक्वालिटी एंड द बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड, मतलब ये कि A=R होना चाहिए। क्या होना चाहिए? A=R होना चाहिए बेटा। A greater than R नहीं होना चाहिए या A less than R नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे कंपनी में तान्या है, ठीक है बेटा। तान्या को हमने दिया अधिकार कि तान्या को क्या करना है कि अपने एम्प्लॉय से काम पूरा करवाना है, ठीक है? क्लियर? उससे ज़्यादा, मतलब मान लीजिए हमने उसको अधिकार दिया कि एम्प्लॉय से काम करवाना है, ठीक, उसको थोड़ा कम जिम्मेदारी दिया, मतलब ड्यूटी कम दिया कि तुमको थोड़ा कम काम करना है और काम तुम जितना ज़्यादा तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती हो। तो अब यहाँ पर तान्या जो है मिसयूज़ कर सकती है, मतलब अपने अधिकार का गलत यूज़ कर सकती है। वो क्या कर सकती है? पूरा काम छोड़ के पूरा एम्प्लॉय से करवाएगी। हो सकता है? नहीं हो सकता है? तो ये गलत है कि नहीं गलत है? यह रॉन्ग हो गया। मान लीजिए तान्या को हमने बोला कि तान्या आपको हमने
अधिकार दिया कि आप अपने काम करवाने पे डिसीजन ले सकती हो, लेकिन उससे ज़्यादा हमने इनको लोड दे दिया, काम दे दिया कि आपको ये पूरा काम कंप्लीट करना है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इनके ऊपर लोड आएगा तो ये काम छोड़ के जा सकती हैं, जा नहीं सकती बेटा। तो इस सिचुएशन में बेटा कंपनी पे इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हेनरी फ्यूज बोलते हैं कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करो। मतलब ये कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली दो, किसी को जितना अधिकार दे रहे हो तो उसके बराबर जिम्मेदारी दो, इसको दोनों संभाल के वो काम पूरा कर सके, ना तो ज़्यादा ना तो कम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, समझ में आया कि नहीं सबको। यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल रहना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये केस स्टडी में आ सकता है। क्लियर। पैरिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी बेटा, बराबर, सब देखिए वही लिखा, मैच, पैरिटी, इक्वालिटी, बैलेंस, इक्वल, ठीक है, ना तो ग्रेटर ना तो लेस देन। क्लियर। उसके बाद बेटा डिसिप्लिन, डी से क्या है, डी ए हो गया, डी से क्या है बेटा आपका, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो जानते हो क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, नियम कायदा, रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा कंपनी के अंदर नियम कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिना नियम कायदा के कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अगर नियम कायदा नहीं है तो एम्प्लॉय मनमौजी में चलेंगे, मैंने उनके ऊपर वाले सुपरवाइजर भी मनमौजी में चलेंगे। मतलब मनमौजी हुआ तो काम नहीं हो पाएगा, कंपनी डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी, ठप हो जाएगी। तो डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। स्कूल फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा, स्कूल में तो प्रॉपर डिसिप्लिन होता है बेटा। अगर थोड़ा सा भी डिसिप्लिन डाउन हुआ तो क्या हुआ, स्कूल पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये स्कूल कैसा है। तो वो चीज़ है बेटा, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो जरा डिसिप्लिन में देखिए बेटा क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, फॉलो करना। क्या होता है सीधा, फॉलो करना, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब नियम कायदा, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। ये हेनरी फ्यूज बोलते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल अप्लाई करो, कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, फॉलो करवाओ सबसे, ठीक है। दूसरा, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। इसका मतलब ये है ना बेटा, सबके साथ बराबर समानता दो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ज़्यादा डिसिप्लिन बना दो, किसी के लिए कम डिसिप्लिन बनाओ। समझ गए मेरी बात ना। सबके साथ इक्वालिटी सुपीरियर करो एट ऑल लेवल, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके साथ सबका बराबर डिसिप्लिन बनाओ। ऐसा नहीं कि मैनेजर है तो उसको बोलते तुम घर का ड्रेस पहन के आओ, और एम्प्लॉय है तो उसको बोल रहे हो कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ। तो बेटा ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुपीरियर का गुड सुपीरियर का मतलब कि सबको बराबर समानता दो एट ऑल लेवल, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। क्लियर। इससे डिसिप्लिन बना रहेगा ना कि नहीं रहेगा, रहेगा। नहीं तो डिसिप्लिन फॉलो कब नहीं होता है, जब बराबर समानता नहीं होता है। बस समझाया। जहाँ हुआ ना डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, तो वहाँ पर क्या होगा, डिसिप्लिन खत्म। डिसिप्लिन तब होता है जब सबके लिए होता है। क्लियर। तो ये चीज़ होता है बेटा। तो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, सबके लिए क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, सबके लिए। वही चीज़, सेम चीज़ को अप्लाई कर रहा है, चाहे वो सबऑर्डिनेट का मतलब एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय, और सुपीरियर मतलब उसके ऊपर वाला, ठीक है, जिसे ऑपरेशनल लेवल होता है, लो लेवल ऑफ मैनेजर। तो लो लेवल मैनेजर और उसके नीचे वाला एम्प्लॉय, दोनों के लिए बेटा फेयर एंड क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, क्लियर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लियर साफ सुथरा कि हाँ ये काम आपको करना है, ऐसे फॉलो करना है। समझ गए मेरी बात। कुल मिला के ये है कि हमारे हेनरी फ्यूज ये कहना चाहते हैं, कंपनी के अंदर डिसिप्लिन लाओ, कंपनी के अंदर रूल्स रेगुलेशन लाओ, तभी कंपनी ग्रोथ कर पाएगी। 3 प्रिंसिपल समझ में आया। पहला प्रिंसिपल क्या बताया था, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो, काम जल्दी हो पाएगा, ठीक है। किसी को काम दो तो उसके क्वालिफिकेशन के आधार पे दो। क्लियर। दूसरा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, अथॉरिटी मतलब अधिकार, पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंप्लीट अ टास्क ऑन टाइम। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सबको इक्वल दो, ना तो ज्यादा ना तो पैरिटी दो, इक्वालिटी के साथ दो। क्लियर, समझ गए। डिसिप्लिन मतलब कि हमारा नियम कायदा, रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, तब कंपनी ग्रोथ करती है, अदरवाइज नहीं कर पाती। यहाँ तक बेटा कर लीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट बेटा आपका है यू से क्या है बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है बेटा वन नेशन वन बॉस, यानी कि बेटा कमांड मिले तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से मिले, 4 बॉस से नहीं। मान लीजिए बेटा फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए आयुष, अगर कई सारे बेटा 3 मैनेजर हैं, ठीक है, और एक एम्प्लॉय है, ये बोला इसको ऑर्डर दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर है, ये एम्प्लॉय है। तो एक बात बताइए बेटा, ये बोल रहा है कि तुम ऐसे काम करो, ये बोल रहे तुम ऐसे काम करो, ये बोल रहा है ऐसे काम करो, तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉय को कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कौन सही है, किसका बात माने, कैसे काम करे, खत्म कहानी। ऐसे चलेगा तो कंपनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल यानी हेनरी फ्यूज कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी कि अगर कंपनी चलाना है तो एक बॉस बनाओ और बोलो वो कमांड दे, ठीक है, तब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, काम अच्छे से होगा। 4 लोग बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक बॉस है, अगर वो कमांड दे रहा है एम्प्लॉय को, तो काम क्या होगा बेटा, अच्छे से होगा। क्लियर है,
समझ गए? तो ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए क्या बोल रहा है, ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, और मोर देन वन बॉस होंगे तो क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सबऑर्डिनेट्स बोले तो एम्प्लॉइज को। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, आई। आई से क्या आयुष, इनिशिएटिव्स। देखिए बेटा इनिशिएटिव्स का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को भी मौका दो कि एम्प्लॉय भी सजेस्ट करे। बात समझिएगा, एम्प्लॉय को मौका दो कि एम्प्लॉय सजेस्ट करे, एम्प्लॉय प्लान करे और उसको इंप्लीमेंट करे। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, हम अपनी कंपनी में सिर्फ हम ही सोच रहे हैं, हम ही डिसीजन ले रहे हैं और हम ही आइडिया मतलब अपने दिमाग में ला रहे हैं, किसी को मतलब मौका ही नहीं दे रहे बोलने का। तो ये गलत है कि नहीं बेटा? क्या हम हर चीज़ में सही हो सकते हैं? नहीं ना। कुछ चीज़ों में मेरे एम्प्लॉय भी सही हो सकते हैं, वो सही जगह पे आइडिया हमें बता सकते हैं कि हाँ सर ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को भी मौका दो, इनिशिएट करो कि तुम भी आके अपना आगे बढ़ो और मुझे बताओ, आइडिया दो, या फिर तुम अपने डिपार्टमेंट में अपने काम पे अपने हिसाब से काम को किसी तरह पूरा करो, अपने हिसाब से तुम डिसीजन लो और उसको कंप्लीट करो। ये होता है इनिशिएटिव, यानी एम्प्लॉय को मौका देना कि वो सजेशन दे। क्लियर है बेटा? देखिए दे रहा, फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन ए अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी दो किस चीज के लिए, टू टेक सम इनिशिएटिव इन द मेकिंग। ध्यान दिया बेटा, क्या कर सके, सम इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव मींस आगे बढ़े और क्या करे, मेकिंग प्लान एंड एग्जीक्यूट प्लान। मेकिंग प्लान मतलब प्लान बनाए और उसको एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट मतलब अप्लाई करे, एग्जीक्यूट मतलब अप्लाई करे। वो प्लान बनाए, कौन प्लान बनाए, एम्प्लॉय काम प्लान बनाए और उसको अप्लाई करे। ये अपॉर्चुनिटी हर मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को देना चाहिए। इससे क्या होता है बेटा कि हम लोग एकदम फ्रैंकली काम होता है, बर्डन नहीं होता, टेंशन नहीं होता एम्प्लॉय के अंदर कि यार मेरा बॉस बहुत खतरनाक है। बहुत अच्छे से हंसी मजाक, बहुत अच्छे खिलखिलाते हुए काम अच्छे से पूरा हो जाता है। हर एम्प्लॉय को मौका देना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? ये होता है इनिशिएटिव्स। सेकंड पॉइंट क्या करा, वही चीज हम जो आपको बताएं, इंकरेजिंग द एम्प्लॉयज टू गिविंग सजेशन। एम्प्लॉयज को इंकरेज करो। आप लोग प्लीज आइए सामने, जैसे सेमिनार नहीं होता है, सेमिनार्स में एम्प्लॉय को बैठाया जाता है, अब बुला रहे कि आप लोग भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि हम अपनी कंपनी को कैसे ग्रोथ करें या कोई भी चीज को लेके। क्लियर? तो उसको कहते हैं इनिशिएटिव। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर यानी फोर्ड हेनरी फ्यूल्स ने कहा था, इनिशिएटिव लाना चाहिए, हर एम्प्लॉय को मौका दो कि वो आइडिया दे। क्लियर? इससे क्या हो, कहीं ना कहीं आपको अच्छी आइडियाज मिल जाएंगे एम्प्लॉय के थ्रू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा हमारा क्या, एस से क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल्स के मतलब भी बेटा क्या होता है, पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। अगर बेटा एम्प्लॉइज को आप स्टेबल नहीं रख रहे हो, इमीडिएटली फटाफट एम्प्लॉय को हटा रहे हो अपनी कंपनी से, तो क्या कंपनी में पॉजिटिव वाइब आएगा कि नेगेटिव वाइब आएगा? नेगेटिव वाइब आएगा ना, कि बार बार आप एम्प्लॉय को निकाल रहे हो तो बाहर क्या मैसेज जा रहा है, अरे वो कंपनी बहुत खराब है, फटाफट एम्प्लॉय को रख रही, निकाल दे रही, वहां मत काम करना। कोई जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहाँ पर इवेंटली रखते हैं और निकाल देते हैं, जिसमें आपको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है बेटा कि आप अगर कंपनी को ग्रोथ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को, ताकि वो एकदम रिलैक्सेशन के साथ, फ्री ऑफ बर्डन के साथ आप अपना काम पूरा कर सके। ठीक है कि अरे हम यहाँ पर एकदम उनको फ्री है कि जॉब सिक्योरिटी है, जॉब से नहीं निकाला जाएगा, आराम से काम करेंगे, बेचारा आराम से घर जाएगा, खाएगा पिएगा, जॉब करने आएगा। क्लियर? समझ में आया मेरी बात? तो स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी। देखिए बोला भी है, प्रोवाइडिंग द जॉब सिक्योरिटी, उन्हें जॉब सिक्योरिटी दो, उनको निकालो मत, बार बार टर्मिनेट मत करो। ठीक है? नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन। अगर मान लो बेटा तुरंत किसी भी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हो, उसका घर यहीं पर है इसी एरिया में, भेज दियो बनारस या भेज दियो उससे बाहर। ठीक है? तो ऐसे बार बार करोगे कई सारे एम्प्लॉय के साथ, तो बाकी एम्प्लॉय को क्या मैसेज आएगा, अरे अब सही नहीं है यार, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, इससे बढ़िया है चलो कहीं और भागो, निकल जाएंगे। जब अच्छे एम्प्लॉय निकल जाएंगे तो कंपनी कहाँ से आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंट टर्मिनेट करना, टर्मिनेट का मतलब होता है बार बार निकाल देना या उनको ट्रांसफ़र करना, ये सही नहीं है। उसको स्टेबल रखो अपनी कंपनी में, ताकि पॉजिटिव मैसेज जाए एम्प्लॉय को कि अच्छा कंपनी है। क्लियर? समझ में आ गया ये तीन चीज़ बेटा? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि वन नेशन वन बॉस, कंपनी के अंदर एक मैनेजर बनाओ कि वो अपना कमांड दे और उसको सब एम्प्लॉय फॉलो करें, कंफ्यूजन ना हो। दूसरा इनिशिएटिव का मतलब होता है बेटा हर एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दो कि वो भी अपना सजेशन दे, वो भी प्लान बनाए और उसको एग्जीक्यूट करे। सबको दो आप मौका। ठीक है? इससे कंपनी ग्रोथ हो सकती है बेटा। उनके पास भी कई सारे ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जो मेरे पास ना हो, तो हमको बताएंगे तो हमको अपॉर्चुनिटी मिला कि नहीं मिला, हम ग्रोथ कर सकते हैं। क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को स्टेबल रखो कंपनी के अंदर,
बार बार उनको टर्मिनेट ना करो, बार बार हर एम्प्लॉय को निकालो मत, ये गलत मैसेज जा रहा है। ये कौन बोला? हेनरी फ्यूल्स बोले। तो क्या बोले? स्टेबिलिटी लाओ, जॉब सिक्योरिटी दो अपने एम्प्लॉय को, बार बार टर्मिनेट मत करो। क्लियर? यहाँ तो हो गया बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक बेटा पढ़ते हैं। ऐसे हमारा क्या था? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बेटा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ये एक जरिया है, क्या है? किसका? कम्युनिकेशन का जरिया है, किसी से बात करने का। एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय लोग कैसे बात करते हैं, मतलब कहने का मतलब कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, फॉर्मल, वो कैसे होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बताता है। यानी हेनरी फ्यूल्स बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कंपनी में अप्लाई होना चाहिए। मतलब ये फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ट्रायंगल दिख रही प्रिया, ये ट्रायंगल के अंदर देखिए बेटा सबसे ऊपर ये ए बेटा है, ये क्या है बेटा आपको? टॉप लेवल मैनेजर। कौन है बेटा? टॉप लेवल मैनेजर। कौन है बेटा? ये टॉप लेवल मैनेजर। उसके नीचे बेटा ये कौन बैठा है? बी और सी। तो बेटा बी और सी बेटा दोनों कौन है बेटा? मिडिल लेवल मैनेजर। कौन है बेटा? रुक जाइए। देखिए बेटा हमारा जो बी और सी है बेटा, ये दोनों कौन है? मिडिल लेवल मैनेजर। कौन है प्रिया? देख रहे हैं? और उसके नीचे बेटा ये जो है वो डी और ई, ये क्या है? ये है आपके लोअर लेवल मैनेजर। ठीक है, कौन है बेटा? ये लोअर लेवल मैनेजर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर नॉर्मली अगर किसी को भी, यानी कि हमारे जो लोअर लेवल मैनेजर है, यानी ऑपरेशनल लेवल जो सुपरवाइजर होते हैं, वो कोई भी डिसीजन लेंगे या परमिशन लेंगे तो सबसे पहले किससे वो बात करेंगे? मिडिल लेवल से। ठीक है बेटा, अब मिडिल लेवल इसको परमिशन देने से पहले किससे बात करेंगे? टॉप लेवल से। ठीक है, या फिर मान लीजिए बेटा डी जो है वो ई से बात करना चाहता है, नॉर्मल बात करना चाहता है, कुछ कंपनी से रिलेटेड कुछ उनको बात करना है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं। क्लियर? तो ये डायरेक्ट इनके पास नहीं जाएंगे, पहले ये क्या करेंगे? पहले बी को बताएंगे, यानी मिडिल लेवल को बताएंगे। मिडिल लेवल जाके किसको बताएंगे? टॉप लेवल को। फिर टॉप लेवल जाके फिर दूसरे मिडिल लेवल को बताएंगे, फिर वो जाके फाइनली ई को बताएंगे। समझ गए? यहां पर डायरेक्ट वो बात नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं बेटा ना, क्या बोलते हैं इसको? चेन ऑफ कम्युनिकेशन या चेन ऑफ अथॉरिटी। ये देख रहे हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे वो कम्युनिकेशन हो पा रहा है। हम डायरेक्ट इनके पास नहीं जा सकते, उनको पहले इनसे मिडिल लेवल, फिर टॉप लेवल, फिर उधर के मिडिल लेवल दूसरे डिपार्टमेंट वाले, और उसके दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जो ऑपरेशनल लेवल वाले हैं उनसे बात हो पाएगा, तब वो जाके इनसे बात कर पाएंगे। क्लियर? डायरेक्ट वो बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, अगर मान लीजिए इनको डायरेक्ट बात करना है इनसे अर्जेंटली, ठीक है बेटा, क्या करना है बेटा प्रिया? अगर डायरेक्ट बात करना है तो ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, कोई अर्जेंट बात होना चाहिए, बहुत इमरजेंसी बात होगा तब ये परमिशन अलाउ होगा। जैसे मान लीजिए फिर से देखिए, ए है, ये हो गया बी, और ये सी, ये डी, और ये, अगर मान लीजिए इनको बेटा डायरेक्ट बात करना है, ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये डायरेक्ट बात कब करेंगे? जब इमरजेंसी हो। क्या होगा बेटा? जब इमरजेंसी होगा। ठीक है, अर्जेंट वर्क होगा तब वो बात कर सकते हैं। तो ये जो अलाउ उनको मिलता है, अलाउएशन, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं प्रिया? गैंग प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग प्लान। जो परमिशन डायरेक्ट बात करने का दिया जाता है इमरजेंसी में, अर्जेंट में, इसको क्या बोलते हैं आकाश? गैंग प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। क्लियर हो गया? एक चीज और याद रखिएगा, ये गैंग प्लान कब काम करता है? सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी में काम करता है। कब काम करता है? ऐसा नहीं है कि ये इससे बात करेंगे, नहीं। इधर देखिए बेटा, ये ऐसा नहीं है कि ये इससे बात करेंगे, नहीं, ये इससे बात नहीं कर सकते। ये अपने सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी से बात कर पाएंगे। अगर सुपरवाइजर बात करना चाहता है दूसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से तो वो बात कर सकता है, लेकिन अगर सुपरवाइजर चाहता है कि दूसरे डिपार्टमेंट के मिडिल लेवल के मैनेजर से तो बात नहीं कर पाएगा, तो बात नहीं पाएगा। सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, दोनों का राइट सेम होना चाहिए, दोनों का लेवल क्या होना चाहिए बेटा, तभी बात हो पाएगा। गैंग प्लान वाला परमिशन तभी मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, ठीक है, फॉलोइंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी, इसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है बात करने का। दूसरा, रिपोर्ट योर इमीडिएट बॉस, हम किसी भी बॉस से इमीडिएटली बात करेंगे, इनको इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे, उसको करेंगे। ठीक है प्रिया। फिर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर अर्जेंट इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए बहुत अर्जेंटली बात करना है, द चेन में बी ब्रोकन, चेन को डायरेक्ट तोड़ा जा सकता है बेटा, चेन में भी तोड़ा जा सकता है थ्रू द गैंग प्लान के थ्रू, एंड दिस फैसिलिटी आर ओनली यूज्ड इन सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। दोनों का अथॉरिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टॉप लेवल, वो मिडिल लेवल है, हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, नहीं, लेवल सेम होना, तभी बात हो पाएगा, तभी गैंग प्लान काम करता है। ये केस स्टडी पूछ सकता है, बताओ गैंग प्लान कब काम करेगा, जब लेवल डिफरेंट रहेगा तब काम करेगा, नहीं, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी में ही गैंग प्लान काम करता है।
तो समझ गए ये कैसे बात हो रहा है? पहले नॉर्मली बात करना तो कैसे बात होगा? लेवल स्टेप बाय स्टेप बात हो रहा है कि नहीं? ये इनको बोलेंगे, इनको बोलेंगे, है ना? इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप फ्लो हो रहा है, ठीक है? इसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अगर अर्जेंटली बात करना है तो गैंग प्लान कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका उसके बाद क्या? ओ से बेटा हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। बेटा देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि हर चीज को एक सही जगह उसको रखना, जहां उसका जगह है उसको वहीं रखना, ठीक है? ये कहता है हेनरी फ्यूल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मॉल है, मॉल के अंदर मान लीजिए कि कॉस्मेटिक का सामान, कपड़े का सामान, खाने पीने का सामान सब एक ही जगह रखा हुआ है मिक्स, तो क्या कंपनी ग्रोथ कर पाएगी? क्या कस्टमर धक मतलब परचेस कर पाएंगे? क्या जल्दी जल्दी सेल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर खाने के जगह का अलग डिपार्टमेंट बनाओ, सारे कपड़े का अलग बनाओ और क्या बोलते हैं बाकी सबका अलग बनाएंगे, तो उसमें क्या हो? कस्टमर के दिमाग में रहेगा अच्छा खाने का लेना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, कपड़ा लेना तो उसमें जाओ, अगर उस दूसरा सामान लेना है खिलौने वगैरह तो नीचे जाओ सीढ़ी से। तो ये अगर हर जगह का हर चीज़ का अपना अपना एक जगह सेपरेट कर दोगे तो कंपनी ग्रोथ कर पाएगी। ये कौन बोलता है? हेनरी फ्यूल्स कहते हैं। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डरली रखना हर चीज़ को, ठीक है? जैसे कि लिखा हुआ है फिक्स्ड एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटेरियल। कौन इंसान किस जगह पे काम करेगा, ठीक है? कौन सामान किधर रहेगा, उसको सही जगह पे फिक्स कर दो। ये कहता है कौन? प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल्स। कौन कहते हैं? हेनरी फ्यूल्स। नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्चिंग ऑफ पर्सन एंड मटेरियल्स, ठीक है बेटा? मतलब ये बोल रहा है बेटा ना कि अगर मान लीजिए हम लोग सही जगह पे फिक्स करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा? टाइम वेस्ट होगा बेटा? अगर हम लोग सही जगह पे फिक्स कर देंगे तो टाइम वेस्ट क्या होगा? नहीं होगा, नहीं वेस्ट होगा टाइम, ठीक है? फिर कह रहा है सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली अरेंज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी मशीन है, जो भी एम्प्लॉई है, उसको फिजिकली, मतलब कुल मिला के बेटा क्या बोल रहा है? कह रहा है हर चीज़ का हर जगह पे सही जगह पे उसको रख दो, फिक्स कर दो कि वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में, कहाँ उसका ऑफिस है, कहाँ काम करेगा, वो सामान किधर रखा रहेगा, ठीक है? वो मशीन किधर है, हर जगह पे प्रॉपरली उसके एक जगह पे अरेंज कर दो, उसका नाम रख दो। जैसे आप बैंक पे जाते होगे तो बैंक में देखते होगे ना कि मतलब कैश काउंटर अलग होता है, लोन काउंटर अलग होता है, ब्रांच हेड का ऑफिस अलग होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं ना ब्रांच हेड के ऑफिस में सब बैठे रहते हैं मिल के एक साथ, अब बोलते हैं आओ क्या करना है, ऐसा नहीं ना होता है, सबका अलग अलग रहता है। तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्लियर? यहाँ समझ में आ गया? यहाँ तो कर लीजिए। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अगला बेटा हमारा है एस से क्या बेटा? हाँ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब बेटा ये है, कि यहां पर जो सबऑर्डिनेशन है, सबऑर्डिनेशन बोले तो एम्प्लॉय, ठीक है? जो कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, तो उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब कि उनका फोकस सिर्फ अपने काम पे है, अपने डिपार्टमेंट पे है, तो वो उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया। तो ये गलत है बेटा। हमको क्या करना है? उनके अपने पर्सनल फोकस को किस में कन्वर्ट करना है? ऑर्गेनाइजेशन के फोकस में कन्वर्ट करना है, यानी कि जनरली सोचना है। हमको ये नहीं सोचना है बेटा कि हमको अपने डिपार्टमेंट का गोल अचीव करना है या अपना काम पूरा करके घर जाना है। हमको ये सोचना है बेटा कि हमको अपने कंपनी का गोल अचीव करना है, जनरल इंटरेस्ट को कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया? ये हमारा प्रिंसिपल कहते हैं हेनरी फ्यूल्स। जरा देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का गोल होता है, इज मोर इंपॉर्टेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए जो भी एम्प्लॉयज, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं हमारे कंपनी में, ठीक है, उनका अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट है कि हमको अपना ये काम पूरा करना है, मेरा ये सपना है, हमको ये जल्दी पूरा करना है, ये करना है, वो करना है। तो बेटा वो आपका सही नहीं है। अगर कंपनी का गोल अचीव करना है तो सारे एम्प्लॉय को सिर्फ अपने कंपनी के गोल को अचीव करना है कि मेरे कंपनी को टॉप लेवल पे लेके जाना है मार्केट में, तो उसको कैसे लेके जाए वो सोचना है। ये नहीं कि मेरे डिपार्टमेंट को सबसे अच्छा बनाना है एज कम्पेयर टू मेरे कंपनी के अदर डिपार्टमेंट से। समझ में आया? ये बता रहा है। तो ये बता रहा है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस का गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एम्प्लॉय के अपने पर्सनल इंटरेस्ट से। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, वाइल टेकिंग द डिसीजन, मैनेजर, यानी मैनेजर कोई भी डिसीजन लेता है तो लेने से पहले मस्ट गिव द प्रायोरिटी टू बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट टू बी पर्सनल बेनिफिट। समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैनेजर है, तो मैनेजर ने सोचा कि यार देखो हमको ना मैनेजर बना दिया गया है, हमको अपना बेनिफिट देखना है कि हमको पैसा मिल रहा है तो हमको अपने फायदे के लिए सोचना है। जैसे मान लीजिए मैनेजर को, जो उसका कंपनी का मालिक है, वो क्या कह रहा है कि
1,00,000 रुपए दिया, बोला ना कि आपको 1,00,000 रुपए दे रहे हैं, अब इसके हिसाब से आप सोच लो कि अपने कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलना चाहते हो, ठीक है। तो मैनेजर के हाथ में पैसा आ गया, तो यहाँ पर दो चीज़ें, यहाँ मैनेजर के दिमाग में लालच भी आ सकता है, अब मैनेजर अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ये लालच को सेक्रीफाइस भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल्स क्या कहते हैं कि अगर आप कंपनी का गोल अचीव करना चाहते हो तो सारी कंपनी के जो मैनेजर हैं, एम्प्लॉय हैं, सबको बोलो कि अपने बेनिफिट के बारे में ना सोचे, कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचे कि अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तब बाद में मेरा बेनिफिट ऑटोमेटिकली पूरा होगा। समझ में आया? तो वही बता रहा है कि मैनेजर कोई भी डिसीजन लेता है बेटा तो उसका सबसे पहला प्रायोरिटी किस पे जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट पे जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जाए, कैसे ग्रो करवाए, उससे रिलेटेड डिसीजन लेता है, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट को लेके। तो यही इसका मतलब बेटा है कि यहां पर हेनरी फ्यूल्स ये कहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी मैनेजर के अपने खुद के बेनिफिट के बारे में ना सोचवाओ, उनको बोलो कि अपने कंपनी, हमारे कंपनी के बारे में सोचे, हमारे कंपनी गोल को अचीव करें। तो वही बोल रहा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? जनरल में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आया? सोच बदलना है, क्लियर, तब हमारा ग्रोथ होगा, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? नेक्स्ट बेटा पॉइंट हमारा है ई से क्या है? स्पिरिट डी कॉर्प्स। बेटा स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब ये होता है हार्मोनियल वर्क होना चाहिए। हार्मोनियल का मतलब कि नॉट आई, इसका एक की पॉइंट है बेटा, नॉट आई वी आर। समझ गए? हम लोग क्या है? मैं नहीं, बल्कि हम सब एक टीम है। जैसे मान लीजिए मैनेजर है और आप सब एम्प्लॉय हो, तो हम ये बोलेंगे कि बेटा मैं नहीं, हम सब मिलके काम करेंगे और हम सब अपने कंपनी को आगे लेके जाएंगे। जब कंपनी आगे जाएगी हम सबका इंक्रीमेंट करेंगे, सबको बेनिफिट देंगे, सबको इंसेंटिव देंगे, हर चीज का ग्रोथ होगा। कब? जब हम लोग मिलके गोल को अचीव करेंगे। तो यहां पर बेटा सिनेरियो में हेनरी फ्यूल्स ने क्या बोला कि आप अपनी कंपनी में एक टीम खड़ा करो। अगर कंपनी में बेटा यूनिटी रहेगा, एक टीम बना रहेगा, तब कंपनी आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज अगर भेदभाव रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा कि देखो वो अलग हम अलग, समझ गए बेटा, तो ऐसे कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर? तो वही चीज कर रहा है स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब टीम वर्क करना है। तो कह रहा है वर्क विथ टीम के साथ। कोई भी डाउट किसी भी डिपार्टमेंट को हुआ, किसी भी एम्प्लॉय को हुआ, तो सब मिल के सॉल्व करेंगे, उसके साथ सब मिल के आगे बढ़ेंगे। तो एक यूनिटी बना के रखना है, एक टीम बनाओ अपने कंपनी के अंदर, एक पॉजिटिविटी आएगा और वो मिल के काम करेंगे तो गोल अचीव होगा। समझ गए मेरी बात ना? तो यही चीज कह रहा है। अब मैनेजर शुड रिप्लेस द आई वर्ड किस में कन्वर्ट कर देता है? वी में। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल वॉज यूज इन द मूवी। जैसे एक मूवी में हुआ है बेटा, चक दे इंडिया, देखे हैं? चक दे में एक जो वहाँ के जो उसके कैप्टन होते हैं, ठीक है, शाहरुख खान, जो अपने हॉकी टीम्स बनाते हैं, तो उस हॉकी टीम्स जब बना रहे होते हैं तो उसमें जो प्लेयर्स आती हैं, जो गर्ल्स प्लेयर्स होती हैं हॉकी टीम की, तो उन सारे प्लेयर से क्या पूछते हैं? तुम कहाँ से हो? तो वो बोलता है कि हरियाणा से हैं, कोई बोलता है कि हम राजस्थान से हैं, कोई बोलता है कि हम दिल्ली से हैं, कोई बोलता है यूपी से हैं, बोलता है ना, और सबको रिजेक्ट करता है। उसमें से सिर्फ एक लड़की को एक्सेप्ट करता है। वो लड़की से पूछता है तुम कहाँ से हो? तो बोलता है कि हम इंडिया से हैं। तो यहाँ पर सब अपना अपना सोच रहे थे कि हमको अपना हरियाणा, दिल्ली, ये, लेकिन वो लड़की क्या बोली? हम इंडिया से हैं, हम अपने, मतलब इंडिया का मतलब क्या बेटा कि हम जो भी खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम अपने इंडिया के लड़ेंगे, खेलेंगे, ना कि अपने किसी पर्सनल स्टेट को लेके। समझ गए? तो एक टीम स्पिरिट का एक पॉइंट था, एक लॉजिक था कि नहीं बेटा, जिससे हमारे कंपनी में आगे पॉजिटिविटी आया, लोग मिल के काम करें अपने कंपनी को ग्रो करवाने। तो यहाँ पर बेटा ये मूवी एक अच्छा आपके लिए एग्जाम्पल हो सकता है कि चक दे इंडिया, चक दे में जैसे वहाँ पर क्या उस लड़की ने बोला कि हम इंडिया से हैं। समझ गए ना? तो उसी तरह हम ये नहीं बोलेंगे हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम उस कंपनी में काम करते हैं, हमको अपने कंपनी को आगे बढ़ाना है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये स्पिरिट आपको क्रिएट करना है, टीम वर्क आपको क्रिएट करना है। ये कौन बोलता है? हेनरी फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा? सिंपली सी से क्या है बेटा? सी से है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत जरूरी है बेटा कंपनी के अंदर। हेनरी फ्यूल्स बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब बेटा ये होता है ना बेटा कि एक सेंटर से अपने पूरे डिपार्टमेंट, अपने पूरे काम को कंट्रोल करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा कि मेरा, इधर देखिए बेटा प्रिया, मैंने एक शोरूम खोला फॉर एग्जांपल अपने नाम से। जैसे मान लीजिए कोई भी नाम से ले लीजिए, कुछ भी, मतलब मान लीजिए प्रिया लिमिटेड कंपनी है, तो मैंने प्रिया लिमिटेड कंपनी अभी स्टार्टअप किया है, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई नहीं जानता इसके बारे में, अभी इनको गुडविल बनाना पड़ेगा ना बेटा ना। तो इस सिनेरियो में बेटा क्या हमें अपने अधिकार, अपने राइट्स को अलग अलग पार्ट में बांटना सही रहेगा?
कि देखो हम भी कंट्रोल करें, तुम भी कंट्रोल करो, तुम भी कंट्रोल करो। ये कब होता है? जब कई सारे ब्रांचेस खुलने लगते हैं तब हम उनको देते हैं कि देखिए आप वहां ब्रांच खोल रहे हो तो आपको अधिकार दिए, आप अपने हिसाब से हैंडल करो। समझ गए? वहां ब्रांच खोल रहे हो, अपने हिसाब से हैंडल करो। तो कहने का मतलब बेटा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक सेंटर ऑफ पॉइंट से सबको कंट्रोल करना। यहां पर अपने अधिकार को नहीं बांटा जाता है। तो ये किस में होता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम जैसे भी बताएं, प्रिया अभी हमने स्टार्टअप किया तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन है। एक सेंटर ऑफ पॉइंट से ऑनर जो है कंट्रोल कर रहा है, अपने अधिकार को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। देखिए लिखा भी है, तो देखिए द पावर इन फ्यू हैंड। फ्यू हैंड का मतलब एक ही के पास होता है पावर एट द टॉप लेवल। बेसिकली ये कहाँ अप्लीकेबल है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ में आया कि पावर को बांट देना, कि हम भी डिसीजन ले रहे, तुम भी ले सकते हो, तुम भी ले सकते हो। तो ये बेटा कब होगा? जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, कई सारे ब्रांचेस खुलने लगेंगे, तो हम, जाहिर सी बात है बेटा, हमको कंट्रोल के बाहर है, मेरे कंट्रोल बाहर है कि नहीं। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? काम को, अधिकार को बांट देंगे। हम बोल देंगे उस ब्रांच को जो संभाल रहा है उसको अधिकार दे दिए, वो अपने हिसाब से हैंडल करे, उस ब्रांच को दे दिए, अपने हिसाब से हैंडल करे। यानी डिसेंट्रलाइजेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपने राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अपने अधिकार को बांट दिए बेटा। वो कब बांटते हैं? इन केस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मान्य हम क्या करते हैं? अपने अधिकारों को बांट देते हैं। क्लियर? देखिए लिखा भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल। हर लेवल में हमने अपने अधिकार को बांट दिया। किस केस में बेटा? इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? हेनरी फ्यूल्स ये बोलते हैं। ठीक है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से तुम अधिकार को रखो। अगर तुम्हारा छोटा है तो वहां पर सिर्फ तुम कंट्रोल करो। अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, ब्रांचेस है, तो वहां पर बांट दो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड। क्लियर? यहां तक बेटा आपको हो गया, समझ आ गया? तो पहला हमारा क्या करें? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यानी कि एक एम्प्लॉय या कोई मैनेजर जो अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहा है कि हम अपना अपना देख रहे हैं, तो इससे मेरे कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। हेनरी फ्यूल्स बोलते हैं सबको बोलो, सबके साथ ऐसा करो कि सब कंपनी के बारे में सोचें, ना कि अपने बेनिफिट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है? एक सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय के अपने बेनिफिट को कन्वर्ट किस में किया है? जनरल बोले तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे कन्वर्ट किया। ठीक है, बोला गया अपना नहीं, गोल को टारगेट करोगे, हमारे कंपनी गोल को अचीव करना है। क्लियर? सेकंड है स्पिरिट ऑफ। स्पिरिट ऑफ का मतलब टीम खड़ा करो, एक टीम बनाओ, यूनिटी बनाओ कि सब मिलके रहेंगे। समझ गए बेटा? एकता लाओ, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बड़ा हम छोटे हैं, मालिक हैं, ये हैं वो, ऐसा कुछ नहीं। सबके साथ बोलो कि हम सब भाईचारा के साथ मिलके एक साथ गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, नॉट आई वी आर। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि हम अपने अधिकार को, सेंट्रलाइजेशन का मतलब अपने अधिकार को नहीं बांट रहे हैं, सेंटर ऑफ पॉइंट से सबको कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है बेटा? एक अकेला व्यक्ति, एक फ्यू हैंड, उसके पास पावर है कंट्रोल करने का, वो है सेंट्रलाइजेशन। वो किस केस में होता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अपने काम को, अपने अधिकार को हम कई पार्ट्स में बांट दिए कि तुम भी कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे पास भी अधिकार है, तुम्हारे पास भी अधिकार है। तो ये अधिकार को हम बेटा बांट दिए, डेलीगेट कर दिए, अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिए। ये भी एक टॉपिक आपको आगे मिलेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो हमने अथॉरिटी, अपने राइट्स को डेलीगेट कर दिया है बेटा। ये किस केस में होता है? लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है? देखिए बेटा अगला क्या है हमारा? U है, R है और E है। बेटा ध्यान दीजिएगा, सिक्योर में अंशिका U है, R है और E है। U से बेटा क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब बेटा क्या? ध्यान दीजिएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है जितनी भी हमारे कंपनी में यूनिटी है वो एक डायरेक्शन में चले। सिंपली समझ में आया? यूनिटी ऑफ, अब इसे आकाश, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब बेटा ये होता है जितने भी यूनिटी है वो एक डायरेक्शन में चले। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सिंपली बोल रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी जितना हमारे कंपनी का है, जितने भी लोग हैं सब एक डायरेक्शन में चले, मतलब कि हमारे कंपनी के गोल की तरफ चले। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कंपनी है, ठीक है, ध्यान दे रहे, कंपनी के अंदर बेटा कई डिपार्टमेंट है कि नहीं है ना? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कोरिलेट मत करिएगा, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल, थोड़ा सिमिलर डिफरेंस है, सेम नहीं है पूरी तरह। ठीक है, इसको समझिए। मान लीजिए कंपनी का 4 डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है और ये HR डिपार्टमेंट है। ठीक है, ध्यान दे रहे बेटा, 4 डिपार्टमेंट है। चारों डिपार्टमेंट में बेटा जितने भी इंप्लॉय होंगे सब इसको टारगेट को पूरा करेंगे, ये इंप्लॉय इसको टारगेट को पूरा करेंगे, ये इंप्लॉय इसको टारगेट पूरा करेंगे, ये इंप्लॉय इस टारगेट को पूरा करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो सब अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? वो उधर जा रहा है, वो उधर कर रहा है, वो अपना कर रहा है, मतलब मैनेजर सब अपना अपना ध्यान दे रहे हैं।
तो यहाँ पर हेनरी फ्यूल्स बोलते हैं जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबको बोलो कि टारगेट अगर मान लीजिए इनका अचीव नहीं हो रहा है तो ये भी इनका मदद करे, ये भी इनका मदद करे, ये भी इनका मदद करे। मतलब सब लोग एक दूसरे का मदद करेंगे और एक डायरेक्शन में चलेंगे। सबके दिमाग में ये होगा कि देखो भाई हमारा कंपनी आगे जाना चाहिए, हमारा कंपनी मार्केट में एकदम बूम होना चाहिए, समझ गए? तो एक डायरेक्शन में सबको लेके चलना, ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट इधर उधर भागेंगे। अब यहां पर बात ये आती है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट भी सेम लग रहा है ना, कि वहां पे सब एम्प्लॉय अपना अपना देखते थे और सबको कॉमन गोल में यानी ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करना। उसमें ये था बेटा सब एम्प्लॉय, जैसे एग्जांपल दिए, एक मैनेजर है, इसको 1 लाख रुपए दिया गया, अब बोला गया कि तुमको अपने कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, अब तुम जैसे भी करो। तो वो मैनेजर क्या सोचा कि इसमें से कुछ पैसा अपने बेनिफिट के लिए रख लेते हैं, अपने बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए रख लेते हैं। तो वो पर्सनली ज्यादा चला गया। सबऑर्डिनेशन वाले में क्या होता था कि सब अपने पर्सनली ज्यादा सोचते थे, सब अपने बारे में सोचते थे कि हम जो कमा रहे ना अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, मतलब अपना पर्सनल चीज को इन्वॉल्व करते थे कि जो भी हम कर रहे हैं हम अपना 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 अपना। यहाँ पर कंपनी तो दिख ही नहीं रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसमें मान लीजिए आकाश है, ठीक है, अभिषेक और आयुष है, तो तीनों काम कर रहे हैं। एक जो आकाश है वो क्या सोच रहा है कि यार हम जो भी काम कर रहे हैं, मेरा क्या है कि बस काम करके हमको पैसा ज़्यादा कमाना है ताकि हम अपना बिजनेस साइड में खोल सकें, हम अपने घर को अच्छा बना सकें। आयुष क्या सोच रहे हैं कि हम जो भी कमाएंगे उससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने लग्जरियस लाइफ को बनाएंगे, ठीक है। अभिषेक क्या सोच रहे हैं कि हम जो भी करें हम अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए करें, ठीक है। तो यहाँ पर सिनेरियो में, इस सिचुएशन में क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय था वो तीनों में से सबसे अच्छा कौन सोचा, अभिषेक। वो क्या सोचा कि हमको अपने कंपनी का गोल अचीव करना है, समझ गए? तो ये था डिफरेंस सबऑर्डिनेशन वाले में कि वहां पर वो ज्यादा पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचते थे। यहां पर क्या है ना कि यहाँ पर्सनल बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहे बेटा। यहाँ ये है कि जैसे मान लीजिए तीनों है, 4 है, मतलब मान्या भी है, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये HR और ये मार्केटिंग। तो 4 डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे अपना डिपार्टमेंट, ये सोच रहे अपना डिपार्टमेंट, ये सोच रहे अपना डिपार्टमेंट, ये सोच रहे अपना डिपार्टमेंट का गोल अचीव हो। तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट क्या होता है, कंपनी ना है। अगर मान लीजिए कंपनी डाउन जा रही है, आपका डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, कितना भी अच्छा हुआ, कंपनी डाउन जा रही है बेटा, तो क्या प्रोडक्शन किया हुआ सामान बिकेगा? जब नहीं बिकेगा तो क्या आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा? तो आपका मेहनत गया ना रद्द। तो यहाँ पर सिचुएशन में क्या करना है, आपको जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको दिमाग में ये डालो, जितने डिपार्टमेंटल मैनेजर सबके दिमाग में ये डालो कि सब लोग मिलके काम करो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करो, ना कि अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के। क्लियर हुआ? तो सबऑर्डिनेशन में इसमें डिफरेंस समझ में आया। वो पर्सनल बेनिफिट पे ज्यादा जाते थे, यहाँ पर्सनल बेनिफिट पे नहीं जा रहे। ये सब अपने काम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपने काम को, अपने क्षेत्र, अपने डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो सबको क्या करना है बेटा, यूनिटी ऑफ वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में सबको लेके चलना है, ठीक है। सबको भाईचारे के साथ काम करना है, ठीक। पहले तो डिपार्टमेंट्स बनाए हम लोग, हाँ, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होगा तो अच्छे हाँ, से काम होगा जल्दी। हाँ, नहीं वो तो डिवीजन था ना। यहाँ बात ये बेटा, डिवीजन करने के बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर भी बन गए, लेकिन बात यहाँ ये फंस रहा है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर बना दिया हमने, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहा है, बगल वाला प्रॉब्लम में डिपार्टमेंट वाला उसको नहीं ध्यान दे रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। अरे हटो, मेरा हो गया ना, हम जा रहे घर अपने, बस अपने एम्प्लॉय को छुट्टी कर दी, हम भी जा रहे घर। तो यहाँ पर डाउन जा रहा है ना एक डिपार्टमेंट, डिसबैलेंस हुआ कि नहीं? तो एट लास्ट तो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव हो ही जाएगा। वही ना, सब मिलके काम करेंगे बेटा तो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, ठीक है। जरा इसमें पॉइंट की बेटा क्या दिया है, 1 यूनिट 1 प्लान, है ना। हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमारा प्लान ये नहीं होना चाहिए कि उसका अलग उसका अलग उसका अलग, हमारा प्लान एक ही होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लान, ठीक है। क्या लिखा है, एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। आइए ध्यान दिए बेटा, एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय मतलब कह रहे हैं जितने भी एम्प्लॉय अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना पूरा एनर्जी लगा रहे हैं काम पे, कह रहा मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन गोल। यानी जितने एम्प्लॉय मेहनत कर रहे हैं, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनका एक ही डायरेक्शन में मेहनत जाना चाहिए कि मेरे कंपनी को आगे लेके जाना है। कंपनी आगे जाएगी तब हो पाएगा। बात समझ में आएगी नहीं बेटा? ये चीज़ जरूरी है कि नहीं हमारी कंपनी में, कंपनी को लेके चलना, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये किसका बेस है बेटा, एक तरह से कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है कि नहीं बेटा? कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए सबके साथ, है ना, प्रॉपर हर चीज़ में मिल के काम करना है, एक दूसरे का हाथ। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़े रखना है। मतलब ये एम्प्लॉय ये डिपार्टमेंटल इसका हाथ पकड़ेगा, ये डिपार्टमेंट इसका, ये डिपार्टमेंट इसका, समझ रहे हैं बेटा ना? क्लियर हो गया? ठीक।
नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट बेटा प्रिंसिपल क्या है बेटा? आर से क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब ये होता है कि हमारे जो हेनरी फ्यूल्स हैं उन्होंने ये कहा कि अगर कंपनी के अंदर आप अपने एम्प्लॉय को कॉम्पिटेटिव सैलरी देते हो, एडिक्वेट सैलरी देते हो, फेयर सैलरी देते हो, तो आपके कंपनी का ग्रोथ होगा, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे। समझ में आया मेरी बात? तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब ये है कि रेम्यूनरेट का मतलब उनकी सैलरी एडिक्वेट दो, फेयर दो, जितना सा बाहर सबको दिया जा रहा है उतना ही दो, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि वो पता करेगा ना कि बाहर उसको कितना मिल रहा है, उसको कितना मिल रहा है, पता चला उसको ज़्यादा मिल रहा है, छोड़ के भाग गया। समझ गया ना बेटा? तो यहाँ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो वही चीज़ बोल रहा है, पे द फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी देना है। क्लियर? फिर शेयर ऑफ गेन विथ एम्प्लॉय, जिस हमारी कंपनी में कोई प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट के हकदार वो नहीं है ना? देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय के साथ शोषण होता है। उसमें क्या होता है कि कंपनी में प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस प्रॉफिट का बेनिफिट बेचारे एम्प्लॉय नहीं उठा पाते, उनको मिलता ही नहीं बेचारे। बस उनको ये बोला जाता है तुम कंपनी के एम्प्लॉय हो ना, सैलरी मिल रहा है ना, काम करो, ये टारगेट करो, ये टारगेट करो, वो टारगेट करो। टारगेट पूरा कर दिए बेचारे, लेकिन टारगेट के बदले पैसा नहीं मिला। ये जिसको कहते हैं ऊपरी कमाई। प्रॉफिट को क्या मतलब? ऊपरी कमाई, इंसेंटिव कहते हैं। तो इंसेंटिव मिला? नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी होती है बेटा जहां पर उनसे टारगेट पूरा करवाया जाता है, और जब टारगेट पूरा होता है ना बेटा ऑन टाइम पे, कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिनकी फैमिली शायद वो टारगेट से रिलेटेड कोई जॉब करते होंगे, तो उसमें होता है टारगेट पूरा होने पे ऑन टाइम आपका अकाउंट पे ऊपरी कमाई आता है, इंसेंटिव आता है, जिसको प्रॉफिट का पार्ट कहते हैं। आता कि नहीं आता बेटा? तो यही बेटा रेम्यूनरेशन का ही पार्ट है कि एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेट करो, उनको पैसे से रिलेटेड बेनिफिट दो, सैलरी बढ़ा दो, सैलरी अच्छा दो, उनको प्रॉफिट का हिस्सा उनको दो, तभी तो एम्प्लॉय आपके यहाँ बना रहेगा। समझ में आया मेरी बात? चलो, और लास्ट हमारा प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब बेटा शेयर नहीं है यहाँ पर, इक्विटी इन प्रेफरेंस। यहाँ इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है? इक्वालिटी मतलब बराबर समानता। समझ गया ना? सबके साथ बराबरली बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैनेजर है, टॉप लेवल मैनेजर है, अपने मिडिल लेवल मैनेजर से हम बहुत एकदम बेकार से ट्रीट करते हैं, ए चल तू अपना काम करो, तू हमसे छोटे हो, ठीक है? और मिडिल लेवल भी क्या कर रहा है, अपने लोअर लेवल से ऐसे ट्रीट कर रहा है, तो ये बैड इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा बेटा? या फिर एम्प्लॉई है, उनसे काम करवा रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं, उनको मार रहे पीट रहे हैं, कोई काम करेगा? नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो बेटा कंपनी में, देखिए बेटा एक कंपनी ऐसी जहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको डांटा जा रहा है, दबता जा रहा है, उनको बोला जा रहा है उल्टा सीधा, हाँ, और एक ऐसी कंपनी जहाँ पर वहाँ के मैनेजर चाहे टॉप हो चाहे मिडिल हो, वो अपने एम्प्लॉय से इतना फ्रैंक होकर बात कर रहे हैं ना कि वो लोग एकदम बर्डन फ्री है, एकदम ऐसा रिलैक्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं। और उस सिचुएशन में वो एम्प्लॉय और अच्छा अपना 100% देगा नहीं देगा बेटा? कि मेरे मालिक कितने अच्छे से बात करते हैं। कोई कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से मेहनत करना है। एक है कि आपको एकदम चिल्ला रहा हो तो आप पीठ पीछे गाली भी दोगे, ऊपर से छोड़ने के भी चक्कर में भागोगे, और फिर अच्छे से काम भी नहीं करोगे। तो समझ में आया बेटा? इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी है। हेनरी फ्यूल्स कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लाना बहुत जरूरी है, ठीक है? कास्टिज्म भी नहीं करना है, ठीक है? कास्टिज्म भी नहीं करना है, या फिर जेंडर वाला कि क्या बोलते हैं, जेंडर इफेक्ट कर रहे हैं कि मेल फीमेल वाला, ठीक है? तो ये चीज़ भी बेटा नहीं होना चाहिए। सबके साथ इक्वालिटी के लिए चलना है, मिल के काम करना है, ठीक है? वो चीज़ है। देखिए दिया है फेयर एंड काइंड जस्टिस ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, सबके साथ एक काइंडली ट्रीट करना है, जस्टिस करना है, ठीक है? एम्प्लॉय के साथ। क्लियर बेटा? नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? विद द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर। कास्ट एंड जेंडर से लेके रिलेटेड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय के साथ। तो ये नहीं कर रहे हो तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो कर रहे हो। किसका? हेनरी फ्यूल्स का। सेम पॉलिसीज रूल्स बनाओ सबके लिए। ऐसा नहीं कि जो एकदम लोअर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बोल रहे हैं, जैसे वो बताया था ना एग्जांपल कि तुमको फॉर्मल ड्रेस में आना, ये करना, टाइम से आओ, 8 बजे, रात में 10 बजे जाओ, और उससे ऊपर वाला है तो उसको बोल रहा है आराम से ही, आराम जाइए, कोई दिक्कत नहीं। होता है ना कुछ जगह पे वो चलता है, ग्रुपिंग चलता है ना, पार्शियलिटी करते हैं सब कि हम उसके लिए रूल बना दिए, उसके लिए रूल कम बनाए हैं। तो सबके लिए बराबर रूल होना चाहिए। तो वही बता रहा है कि सेम पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर ऑल। बात कुल मिला के क्या समझ में आया कि सबके साथ इक्वालिटी के साथ चलना है। अगर हम इसके जिनके साथ अगर जैसे ट्रीट कर रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसे ट्रीट करेंगे, मतलब कि अच्छा ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं इनके साथ अच्छा तो उनके साथ खराब, सबके साथ बराबर ट्रीट करना। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है, ये कंपनी के अंदर फॉलो होना चाहिए। तो बेटा ये हमारा 14 प्रिंसिपल समाप्त हो गया यहाँ पर कंप्लीट, जिसका हमने कोडिंग बनाया था। दादू इज सो
सिक्योर। इस कोडिंग से बेटा आप लोग का प्रिंसिपल इसको अच्छे से रिवाइज करिए और पॉइंट टू पॉइंट समझिए, ठीक है। इससे रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व करिए, फिर हम लोग केस स्टडी इसका सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका केस स्टडी सॉल्व करेंगे, ठीक। तब तक के लिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।